नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। जिन वीर सपूतों की वजह से हम आराम की नींद सोते हैं, चैन की सांस लेते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर रात दिन तैनात रहे, उन सैनिकों से वॉइस ऑफ एमपी की टीम बात कर रही है, जान रही है कि उन्होंने किस तरह से युद्ध में हिस्सा लिया, देश की सेवा की और अब वो किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है आर्मी कैप्टन आरसी बोरीवाल साहब, जिनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। धन्यवाद। सर, आप किस युद्ध में शामिल हुए, किस तरह सेना में अपनी सेवाएं दी है सर आपने? मैं सन 1971 का जो वार था, जो बांग्लादेश और उसके पाकिस्तान के बीच में था, उसमें हमारा जो रोल था वो ये कि हम पूर्णिया एयरफील्ड नाम का एक स्टेशन है, एयरफील्ड, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से हार्डली थोड़ी सी दूर पे है। मैं वहाँ का इंजीनियर इंचार्ज था और उस समय जब हमको ये वार छिड़ा, उसके पहले मैं वहाँ पर पोस्ट हुआ था 2 साल पहले। और वहाँ के जो सीक्रेट है आर्मी के, जो आर्मी एमुनेशन वगैरह और प्लेन वगैरह, इनको बहुत सीक्रेट से बनाए हमने खुद ने, अपने सुपरविजन में अंडरग्राउंड बनाए सबको। और उसके बाद जैसे ही ये सब धीरे धीरे कंप्लीट होते गए, और उसके बाद जो था वार 1971 का वार छिड़ गया। तो वार में सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि हम उस समय हमारे 7 एयरफील्ड पे अटैक हुआ जी। और मेरा जो एयरफील्ड जहाँ का मैं इंजीनियर इंचार्ज था वो पूर्णिया एयरफील्ड था, और वो बचा लिया गया। और बचाने का कारण ये रहा कि वो जो पूरा जैसे वहाँ का हैंगर होता है जिसमें कि उनको पार्क किया, प्लेन वगैरह पार्क किया जाता है, और उसको जो हमने क्या है कि उसको पूरा कैमोफ्लाइज कर दिया, हमारी आर्मी की भाषा में उसको पूरे एरिया को कैमोफ्लाइज कर दिया। इसका मतलब कि पूरी जो वहाँ की प्रकृति है पूरा उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे हैंगर था, हैंगर को एक छोटी सी पहाड़ी बना दी, हैंगर को एक छोटी सी पहाड़ी बना दी और उस पर पेड़ पौधे लगा दिए, और वहाँ से एक झरना निकाला। वो झरना निकाला और उस जो रनवे है उस रनवे को एक नाला का रूप दिया, जिगजैग वगैरह बनाते हुए। और पूरा वो ऊपर से देखने से ऐसा लगता था कि जैसे ये नाला है और इसमें पानी भरा हुआ है, इधर उधर जा रहा है, ताकि वो जो था हमारा एयरफील्ड, जो टैक्सी ट्रैक और रनवे, वो कवर हो गया और मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या है क्या नहीं है। तो उस समय ये हो जाने के बाद जो पूरा एरिया था, उस पूरे एरिया को हमने बड़े बड़े बगीचों के रूप में, जैसे रेजिडेंशियल एरिया है और टेक्निकल एरिया है, उसको पूरे हमने अच्छे से अच्छे पूरा कवर कर दिया। एक जैसे आम के पेड़ों का एक ज़बरदस्त लंबा चौड़ा वो बगीचा सा बना दिया, और इस तरह दूसरे पूरे प्रकृति जैसे घास लगा दी, जी कर दिया। सर, उसमें जो युद्ध था उसमें कोई खास घटना आपके साथ ऐसी घटी हो जो आपको याद हो? हाँ, वो उसमें जो घटना घटी है कि उसमें जब उसको एरिया को हमने कैमोफ्लाइज कर दिया तो वहाँ पर अटैक हुए, बार बार अटैक हुए, और मैं वहाँ इंजीनियर इंचार्ज था। जब अटैक हुए तो फिर हमको बार बार इंटीमेशन मिलता था, तो मैंने जो उस एरिया को था, पूरे एरिया को, पूरा जो एयरफील्ड था उसको कैमोफ्लाइज कर दिया था, मतलब प्रकृति के अनुसार उसको परिवर्तित कर दिया था। इसलिए जब जितनी बार भी एयर अटैक के लिए प्लेन्स वगैरह आए, सायरन वगैरह हुआ, इंटीमेशन मिला, तो वो देखते बार आए, 2-3 बार आए, और उन्होंने देखा कि यहाँ एयरफील्ड था, और एयरफील्ड कहाँ गया। सर, आपने लगभग कितने साल सेवाएं दी होगी? रिटायरमेंट कब हुआ? मैंने 26 साल से अपनी सेवाएं दी, और 1994 में मेरा रिटायरमेंट हुआ, और मेरी जो एनरोलमेंट था वो 5 मई 1968 में हुआ था। सर, क्या सुविधाएं मिल रही है और क्या समस्याएं हैं?
समस्या तो वो बहुत है जो कि हमें मिल नहीं। सबसे पहले तो मैं अपने इंडिविजुअल की बताऊंगा। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ खेती के लिए, क्योंकि मैं उस खेती मिलने के लिए एलिजिबल हूँ हर तरह से, और कितनी कोशिश करने के बाद भी अभी तक नहीं मिली। तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे हमको जितनी ऑथराइज है 10-15 बीघा जो भी है वो हमको मिलना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे जी। और क्या अपेक्षा कर रहे हैं? योजनाएं क्या होनी चाहिए? क्या योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? सरकार जो दावे करती है पूर्व सैनिकों के लिए, फौजियों के लिए, युद्ध में भाग लेने वालों के लिए, तो सम्मान की दृष्टि से और योजनाओं की दृष्टि से क्या मिल पा रहा है? जैसे अगर सम्मान की बात की जाए तो जब हमने इतनी बड़ी यानी एक एयरफील्ड को बर्बाद होने से बचाया तो एक स्पेशल सम्मान मिलना चाहिए जो कि मिला नहीं। और नॉर्मली जो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे इंडियन आर्मी के यहाँ बहुत पूर्व सैनिक हैं, उनको कई सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब हमारे रहने के लिए जैसे एक ऑफिस वगैरह होना चाहिए, जब भी हमारे आदमी लोग मीटिंग शीटिंग कर सकें और वहाँ पर जब आते हैं उनका मान सम्मान कर सकें। कैंटीन हमको CSD कैंटीन जिसमें हमको राशन और लिक्वर वगैरह मिलता है, उसकी सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हमको उदयपुर जाना पड़ता है। और उदयपुर जाने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ सब सामान मिल जाए, कुछ कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता। यहाँ हमको सम्मान जो पूर्व सैनिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलता ही नहीं। कोई वो मतलब रिगार्ड वगैरह नहीं करता, जबकि वो होना चाहिए। जिस चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें या फिर और भी दृष्टि से बात करें कि कैंटीन वगैरह मिलने की बात है, जो नए सरकारी भवन वगैरह बन रहे हैं, उस तरह की कोई मांगे भी है आप लोगों की? वैसे हम लोग एज ए पूर्व सैनिक 2% जो भी जैसे मकान वगैरह बनते हैं या प्लाट वगैरह हैं तो उसमें 2% हमारा रिजर्वेशन होता है कि पूर्व सैनिकों के लिए 2% रिजर्व है। जैसे दुकानें बनी या प्लाट कटे या ये बने तो उसमें 2% हमारे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। वो आज तक कभी नहीं मिले, ना आगे भी कोई केयर नहीं करता है। सर, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय प्रशासन की बात करें, उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं सर? उम्मीद तो ये हमारा जो ऑथराइजेशन है, जैसा कि अभी मैंने बताया, ऑथराइजेशन के साथ यहाँ पर कैंटीन का इंतजाम होना चाहिए ताकि हम राशन पानी लिक्वर वगैरह जो भी हमारी टाइमली रिक्वायरमेंट होती वो हम वहाँ से ले सकें। पहले इससे पहले ऐसा था, हमारे आर्मी व्हीकल आते थे और उसमें सब कुछ उसका राशन पानी कैंटीन के जो भी लग्जरी वगैरह सामान वगैरह सब होते थे और हमको मिलता था। वो आजकल मिलता नहीं है। वर्तमान में जीवन कैसा बसर हो रहा सर रिटायरमेंट के बाद? वर्तमान में वैसे हमारे कितनी प्रॉब्लम्स है एरियर्स, बाकी लोगों को तो हमारे कितने सालों का एरियर्स जो है वो ड्यू है और हर बार बताते हैं कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मतलब आज तक वो एरियर भी नहीं मिला। और हमारी 1 रैंक 1 पेंशन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसके लिए हम लोग इतना लड़ रहे हैं मगर आज तक गवर्नमेंट उसके कोई केयर ही नहीं कर रही हमारे। और हमारे जो हमारे रिक्वायरमेंट है ये तो हमारे, और ये बहुत लंबा सिलसिला है, पर गवर्नमेंट ने आज तक हमें 1 रैंक 1 पेंशन दी नहीं, जिसकी वजह से हमें कितना लॉस हो रहा है। एक आदमी, एक ऑफिसर जैसे आज रिटायर होके आया और एक जो 20 साल पहले हुआ जो जूनियर है वो उसमें बहुत हायर पेमेंट ले रहा है और जो सीनियर है उसको पेमेंट मिलता ही नहीं। तो हमारी यही मांग है कि हमको जो है ये 1 रैंक 1 पेंशन जो है प्रायोरिटी बेसिस पे मिलना चाहिए और हमारे जितने भी एरियर्स वगैरह वो भी टाइमली मिलना चाहिए। सरकारी दावों के अनुरूप सम्मान मिल रहा है सर? सम्मान नहीं, वैसे ऐसा कोई जिसको
कहना चाहिए कि एज स्पेशल बेसिस पे पूर्व सैनिकों को बुला के और इनके अचीवमेंट्स वगैरह क्या क्या अचीवमेंट रहे अकॉर्डिंगली उनको सम्मानित करना चाहिए। इस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए जो कि न तो हुए हैं ना आगे देखने को मिल रहे हैं, तो होना चाहिए। एक ज़रूर है कि हमको 15 अगस्त और 26 जनवरी पे जो रिगार्ड है, मतलब साल श्रीफल से सम्मानित किया जाता है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोविज़न तो एटलीस्ट रखा है और हमारे लिए प्रोविज़न रहता है वहाँ पर जब भी ये प्रोग्राम होते हैं तो बैठने का ये वगैरह होगा। एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा था थोड़ा जी देखा ना भूल गया। बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। जो मैं याद नहीं आ रहा थोड़ा, और जो हमें एक्चुअली हम एक्स सर्विस पर्सन हैं और यहाँ पर जितनी भी वैकेंसियाँ वगैरह निकलती है उसमें एज पर प्रोसीजर जो है हमको 10% रिजर्वेशन था, जैसे पुलिस हुआ, सीआरपी हुआ या जैसे रेलवे वगैरह, इन सब में हमारा ऑथराइजेशन है, हमको उसका मिलना चाहिए। पर ये देखा गया कि अभी भी बीच में हमारे कितने जवान यहाँ से एजिटेशन करके भोपाल गए क्योंकि हमारा जो पुलिस में जो रिजर्वेशन था वो हमको मिला नहीं। तो इस लाइकवाइज हमारी ये अपील है कि जैसे रेलवे में है या जैसे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह, जैसे हॉस्पिटल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है और लाइकवाइज जो चीज़ें बनती उसमें कैंटीन का एटलीस्ट हमको पूर्व सैनिकों को प्रिविलेज मिलना चाहिए कि कैंटीन वगैरह का हमको दे ताकि हमारी आगे की लाइफ भी गुजर बसर हो सके। तो आपने सुना इंजीनियर कैप्टन रामचंद्र जी बोरीवाल साहब को, जिन्होंने आर्मी में बड़ी भूमिका निभाई है, बड़ी सेवाएं दी है। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, अपने हालात बताए कि किस प्रकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिला। कुल मिला के यहाँ पर भी ये बात सामने आई है कि जो घोषणाएं हैं, जो योजना है, उसके अनुरूप भूतपूर्व सैनिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी और बहुत ज़रूरी है कि सरकार समुचित ध्यान दे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी मनीष राठौर के साथ अब्दुल अली ईरानी।